नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। प्यारे बच्चों, आज हम पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर का सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज व्यवस्था का टॉपिक संघीय कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद के विषय पर चर्चा करेंगे। सैद्धांतिक रूप में भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी जाती है, लेकिन राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है, इसलिए वास्तविक रूप में कार्यपालिका की यह समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित है। राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद ही शासन के समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। संसदात्मक शासन या मंत्रिमंडल शासन की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, एक नाम मात्र के कार्यपालिका प्रधान की व्यवस्था। 2, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अभिन्न संबंध। 3, मंत्रिपरिषद की राजनीतिक एकता। 4, मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। 5, समस्त शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। 6, मंत्रिमंडल के कार्य की गोपनीयता। अब हम स्टूडेंट मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा स्थिति के संबंध में बहुत कम उल्लेख किया गया है और अधिकांश में इस प्रकार की व्यवस्था परंपराओं पर छोड़ दी गई है। मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा विभिन्न श्रेणियों के मंत्री होंगे। मूल संविधान द्वारा मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, लेकिन अब 91 संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में किया गया था के आधार पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 75 के विभिन्न भागों में मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में केवल निम्न बातों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। नंबर 2, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। नंबर 3, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नंबर 4, प्रत्येक मंत्री को अपने पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट, ये जो प्रमुख बातें हैं, ये मंत्रिपरिषद को एक आधार प्रदान करती हैं। नंबर 5, यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 माह बाद तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन सका तो उसे मंत्रिपरिषद से त्याग देना होगा। नंबर 6, मंत्रियों को वे सब वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो समय समय पर संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। तो मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में केवल यही कुछ औपचारिक व्यवस्थाएं हैं जो समय समय पर संसद विधि द्वारा निर्धारित करें, और इन औपचारिक व्यवस्थाओं से ये पता चलता है कि वास्तव में मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है। व्यवहार में मंत्रिपरिषद का गठन एक बहुत अधिक कठिन और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनेक बातों को ध्यान में रखना होता है। मंत्रियों को चुनते समय शासक दल में विभिन्न सदस्यों की स्थिति, राष्ट्र के विभिन्न समुदायों तथा भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व, संसद के दोनों सदनों को उचित प्रतिनिधित्व व विभिन्न अवस्था वाले और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर विचार करना होता है। अब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। साधारणतया लोग मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। मंत्रिपरिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य यानी सामान्यतः 50 से लेकर 75 तक सदस्य होते हैं, जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, और इस कारण यह एक बड़ी संख्या है।
बड़ी संख्या है और बड़ी संस्था है। इस मंत्रिपरिषद में 5 स्तर के सदस्य होते हैं, जिनमें से केवल प्रथम स्तर के सदस्यों को ही सामूहिक रूप से कैबिनेट कहा जाता है। मंत्रिपरिषद में ये जो 5 सदस्य हैं वो हैं, नंबर 1, मंत्रिपरिषद के प्रथम स्तर के सदस्य मंत्री कहलाते हैं और ये मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में इनकी संख्या विविध समय पर 12 से 32 तक रही है। साधारणतया ये मंत्री किसी न किसी प्रमुख विभाग के अध्यक्ष होते हैं। नंबर 2, कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हुए भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। वे मंत्री भी विभागों के अध्यक्ष होते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान वेतन मिलता है, किंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में इनके द्वारा अधिकार के रूप में नहीं वरन प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भी भाग लिया जाता है। नंबर 3, इस श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है। ये विशेष महत्वपूर्ण विभागों से संबद्ध रहते हैं। कभी कभी इनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। नंबर 4, राज्य मंत्रियों के बाद उप मंत्रियों की श्रेणी आती है, जो ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए भी उस मंत्री की सहायता करते हैं। तो बच्चों, प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के जो मंत्रियों को मंत्रिमंडल की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है, जबकि उनके विभाग से संबंधित प्रश्न मंत्रिमंडल के विचाराधीन होते हैं। तो उपयुक्त 5 श्रेणियों के मंत्रियों के सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद एक वृहद संस्था है जिसमें सभी श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित रहते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद के अंतर्गत एक छोटा सा समूह होता है जिसमें सिर्फ प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं, जो विभागों के अधीन होते हैं और जिनके द्वारा सामूहिक रूप से संपूर्ण प्रशासनिक नीति का निर्धारण किया जाता है। रैमजे मेयर ने मंत्रिमंडल के संबंध में कहा है कि यह मंत्रिपरिषद का हृदय है, यानी कि सेंटर है, और शासन का परिचालन तंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अधिकारी सम्मिलित रहते हैं। इसी प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिमंडल एक ऐसी संगठित इकाई है जिसके सदस्य मंत्रिपरिषद के केवल कुछ ही लोग होते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रिपरिषद का भीतरी चक्र है और यह मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक समिति के रूप में होता है। अब हम इसकी शक्तियों और कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो नंबर 1, मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चय करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। मंत्रिमंडल के द्वारा नीति निर्धारित कर चुकने के बाद संबद्ध विभागों के द्वारा इस नीति के आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार ही होता है। प्रशासनिक नियमों का निर्माण भी कैबिनेट ही करती है। नंबर 2, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। मंत्रिमंडल ही सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधता है। व्यवहार में राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है, इसलिए युद्ध, शांति या वैदेशिक नीति से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल देश की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा राष्ट्रीय नीति का निर्देशक होता है। अध्यादेश तथा प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और भी बढ़ जाते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार
राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। थर्ड नंबर है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार के विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक होता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल के समस्त विभागों में नीति व अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो तथा उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए ही वर्तमान समय में मंत्रिमंडलीय समितियों की स्थापना की गई है। नंबर 4, वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। इस हेतु उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सामने देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य वित्त विधेयकों को भी मंत्रिमंडल की लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 5, वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण। कैबिनेट के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखा जाता है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है और जब इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कोई संधि या समझौता हो जाता है तो संसद को उसके संबंध में सूचना दे दी जाती है और यदि आवश्यकता हुई तो संसद से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में संसद की भूमिका बहुत ही गौण होती है। इसका प्रमाण यह है कि 1971 में सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि से पूर्व लगभग 2 वर्ष से बातचीत चल रही थी, लेकिन संसद को इस संबंध में तभी सूचना मिली जबकि अगस्त 1971 में संधि पर हस्ताक्षर हुए। नंबर 6, नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के सदस्य मनोनीत और नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक और सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती है। वास्तव में मंत्रिमंडल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और देश की समस्त राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर उसका अधिकार होता है। आज के व्याख्यान में इतना ही।